नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आनंद तेलतुंबड़े से, जो 31 महीने भीमा कोरेगांव मामले में जो पूरा का पूरा केस चला, उसमें जेल में रहे, जेल से बाहर आए, जेल के भीतर भी इन्होंने लिखा और जेल से बाहर आने के बाद लेखनी की रफ्तार और तेज़ हो गई है। दो किताबें बस आने आने को हैं। और उसके साथ साथ आनंद तेलतुंबड़े जिस धार के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से दलित आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन और उस लोकतांत्रिक आंदोलन के जो चुपते हुए सवाल हैं, उनको पूरी बेबाकी के साथ अपनी लेखनी में, अपने भाषणों में रखने के लिए आप जाने जाते हैं। तो हम लोग आपसे बहुत सीखते रहें, लंबे समय से देखते रहें। आपका बेबाक भाषा में बहुत स्वागत है। मैं एक्चुअली जेल में काफ़ी कुछ लिखा, बिकॉज दैट वाज अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी। ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना था और इसके लिए हम कुछ पढ़ते और लिखते रहे, बाकी कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा टाइम गवाया नहीं, तो काफ़ी कुछ लिखना हो गया। करीबन 4 किताबें मेरी लिखी हुई है एंड एक के बाद एक अभी मैं उसकी थोड़ा सा फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ किताबें लाइन में है। सितंबर में शायद 2 किताबें आने की उम्मीद है। एक है बाबा साहब की बायोग्राफी, जो कि रिफ्लेक्टिव बायोग्राफी है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बायोग्राफी, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ अम्बेडकर, बट इट्स समथिंग लाइक माई रिफ्लेक्शन ऑन वॉट एवर दैट ही हैड डन। रिफ्लेक्टिव बायोग्राफी मतलब कि आपके रिफ्लेक्शंस हैं अम्बेडकर की जर्नी पर? या आप बाबा साहब की जीवनी है, उनकी जो कुछ किया है उस पर मेरे रिफ्लेक्शंस है साइमल्टेनियसली। तो इस तरह की बायोग्राफी, इसकी ज़रूरत ये थी कि अम्बेडकर एक ऐसा आइकॉन हो गया जिसके इर्द गिर्द सारे 200 मिलियन, ऐसे दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, 200 मिलियन जनता उसके इस पे मैनिपुलेट हो रही है और एक वो आसान जरिया हो गया है, एक वेपन की तरह रूलिंग क्लासेस यूज़ कर रहे हैं उसको। आप देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई है, कोई भी अब अम्बेडकर के नाम के बिना उनका चलता नहीं है। ये लेट 1968 से जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव बन गई है, तब से दलितों का वोट बैंक इम्पोर्टेंट बना और उन्होंने जाना कि ये सारा वोट बैंक है एक अम्बेडकर के आइकॉन के पिवोट पे मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए हर एक अपने अपने तरह से अम्बेडकर को, सबके अपने अपने अम्बेडकर हो गए हैं। हाँ, सब अपने अपने तरह से अम्बेडकर को किए जा रहे हैं। जैसे कि बीजेपी ने सैफ्रोनाइज कर दिया उनको, उन्होंने काफ़ी कुछ हो गया है। हम सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन थिंग्स आर गो पास्ट अस, सो दैट इज़ बीन हैपनिंग। सो अम्बेडकर को रिकवर करने का की बहुत ज़रूरत थी। मैं बहुत शुरू से मैं ये कहता आया हूँ, लेकिन इकट्ठा एक जगह अम्बेडकर को पेश करने का किसी ने कोई ये नहीं किया। जो दलित है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो भी एक हिजियोग्राफी की तरह लिखते हैं अम्बेडकर के बारे में कि एक भगवान से बड़ा भगवान हो गया है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई भी सवाल उठाना बड़ा खतरनाक है। खतरनाक है। इस तरह से, इस तरह की एक नोशन बन गया है। तो उस नोशन को के परे जाकर अम्बेडकर के बारे में उन्होंने क्या किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, इससे क्या हम सीख सकते हैं और आगे की राह तय कर सकते हैं, इस तरह से मैंने ये इस किताब में लिखा है। तो ये आपने जेल में जब आप थे, तब उस समय ही आपने इसको आपके दिमाग में आया और उसी समय आपने लिखा? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने जेल में नहीं लिखी। जेल के पहले ही हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसके तहत मैंने, जब ये केस शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया। भीमा कोरेगांव केस जब शुरू हुआ, हाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, क्योंकि जब हमारे घर पे रेड हो गई थी तब हम लोग फॉर्चुनेटली यहाँ बॉम्बे आए थे और उस अरेस्ट से छूट गए थे। हालांकि पुलिस को मालूम था हम कहाँ रहते हैं, और लोकेशन वाज वेल नोन, बट फॉर रीजन नोन टू देम एक्चुअली दे हैव नॉट अरेस्टेड मी। सो उसकी वजह से फिर कोर्ट की प्रोसेसेस में वो चलता रहा, काफ़ी टाइम मिला, करीबन
एक 1.5-2 साल मुझे मिल गया, और उस दौरान में मैंने किताब एक बहुत फास्ट लिखी है, एक ड्राफ्ट बना दिया था। और मैं जेल जाने से पहले? जेल जाने के पहले ही दे दिया था, और मैं उम्मीद करता था कि मेरी जो लड़की है तब यूएस में थी, तो उनको भेज दिया तो वो प्रोसेस संभाल लेगी, पब्लिशिकेशन का प्रोसेस। बट बाद में रियलाइज़ किया जब उन्होंने एडिटिंग प्रोसेस चालू किया और वो जो एडिटोरियल प्रूफ आने लगे, तो शी गॉट लॉस्ट और बोलती है कि मैं क्या करूँ अभी। तो एंड आई रियलाइज दैट जेल का लाइफ क्या होता है। मुझे भी एक एहसास हुआ कि ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर हमने पॉज कर दिया प्रोसेस को, और जेल से आने के बाद फिर मैंने शुरू किया तो था। इसमें मौजूदा दौर कहाँ तक लिया है आपने? आज तक पूरा हाँ, रिसेंट? पूरा आप बाबा साहब के जन्म से लेकर 23-24 तक, बिकॉज बायोग्राफी ऐसे लिखते हैं ना कि जो मरने के बाद खत्म हो जाता है। तो अम्बेडकर डेड इज़ मोर डेंजरस देन अम्बेडकर अलाइव। तो उस तरह से मैंने लिया कि एक लेजेंड की तरह पेश किया मैंने। और बाद में लास्ट चैप्टर है कि द लेजेंड लिव्स ऑन, और दलितों की मूवमेंट में या अम्बेडकर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है अभी, ये सारा कुछ अभी तक 23rd इज़ द लास्ट काइंड ऑफ प्रीफेस आई हैड रिटन, सो दैट इज़ द डेट, सो दैट वहाँ तक पूरा जायज़ा है उसमें। अच्छा, पूरा। ये बात अब आप बताएं कि आज की तारीख में लोग कहते हैं कि आज अगर अम्बेडकर ज़िंदा होते और जिस तरह से उन्होंने लिखा, तो सेडिशन तो श्योर शॉट था कि उनके ऊपर लगता, बाकी धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला लगता, ना जाने क्या क्या लगता। रेटोरिकली तो मैं भी बोलते आया हूँ कि अम्बेडकर अगर होता तो वो भी जेल में ही होते, बट शायद वो रेटोरिक है, शायद ऐसा ना होता, क्योंकि इतिहास उस तरह चलता नहीं है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पेक्यूलेट एज टू व्हाट वुड हैपन इफ ही हैड बीन अलाइव। वो बट वो जो उनको जो फ्रस्ट्रेशन आया था वो तो आता ही रहा है पूरे जीवन में, और लाइक वो हमें सीखना है उसमें से कि क्यों अम्बेडकर फ्रस्ट्रेट होते थे, क्योंकि लास्ट में भी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं मरे। उनका कुछ जो भी करते हैं उनको लगता नहीं था कि वो एक्चुअली काम कर रहा है। सो दैट वे ही वाज फ्रस्ट्रेटेड ऑल थ्रू हिज लाइफ। एक के बाद एक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन अभी क्या है कि उनको डेइफाई किया गया, और उसकी वजह से जो भी उन्होंने किया वो एकदम उसमें कुछ भी गलती नज़र नहीं आती है। मैं शुरू से ही लिखता आया हूँ, तो ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मुझे मालूम है, और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने किया। और जेल के आपके अनुभव कैसे रहे, और क्या आपने उसको लिखा है या आप लिखने की योजना बना रहे हैं? कितना समय आप जेल में रहे? जैसे मैंने कहा, जेल की भी मेमोरीज मैंने दे दी है ऑलरेडी प्रेस पब्लिकेशन के लिए। वो सितंबर में ही शायद उम्मीद है वो भी आ जाएगी साइमल्टेनियसली। तो जेल के कुछ एपिसोड्स है, उस पर लिखा है। जेल का लाइफ एक अलग दुनिया है वो, जिसमें कि बाहर में भी फैसिज्म है, लेकिन वो भी एक अल्ट्रा फैसिज्म अंदर में, कि जेल के सुपरिंटेंडेंट का वर्ड होता है वो लास्ट वर्ड होता है, उस तरह। तो वो और बाकी आपके जो अनुभव हैं बाकी और कैदियों से बातचीत, क्योंकि कई लोगों ने कास्ट के बारे में भी बात की। अभी मैं आपको सुन भी रही थी, वृंदा वाला जो शो था नीलाभ मेमोरियल में, हाँ आपका उस समय मैंने सुना था। तो ये जो है, इस पर बात बहुत हुई है, लेकिन चेंज कुछ नहीं हुआ, या और स्थितियां बदतर हुई हैं। नहीं, कास्ट के बारे में उतना कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन वो अपने आप ही होता है, बिकॉज जेल में भी एक ही इसका जो सोसाइटी है उसका ही रिफ्लेक्शन है एक तरह से। तो वो वातावरण वैसे ही हो जाता है। कितने दिन आप जेल में रहे, और एक ही जेल में रहे आप? मैं जाते ही मुझे वो हॉस्पिटल करके यार्ड होता है, उसमें रखा था। एंड करीबन 31 months आई वॉज इन जेल। इन बिटवीन दे कन्वर्टेड दैट हॉस्पिटल इनटू क्वारंटाइन। सो हम लोगों को सारे को शिफ्ट किया था अंडा सेल में, जो हाई सिक्योरिटी जेल होता है। तो वहाँ पे हमारे पहले ही 6-7 को एक्यूज लोगों को रखा गया था, तो मुझे भी वहाँ पे रखा गया। तो
वो टाइम तो अच्छा गया था बिल्कुल। हम लोग वहाँ पे जेल के अंदर में मिलते थे। हाई सिक्योरिटी होता है लेकिन चांस होता है ऐसा, वो जुगाड़ हो जाता है, जीने का जरिया निकाल लेते हैं अपने आप में। ये बात बताइए कि जैसे आप सब लोगों में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, बहुत कठिन दौर, कभी सपने में भी नहीं सोचा, मतलब कम से कम हम सब लोग आपको देखते हैं, तमाम सुधा को देखते रहे हैं, तो कभी ये नहीं सोचा था कि शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था, वो तो जेल के लिए लड़ ही रही थी, जो लोग जाते थे उनकी लॉयर थी, या किसी को। तो ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको कैसे, आपने ये फेज अपनी लाइफ का बाकी फेज से कैसे अलग करके देखते हैं आप? अलग है या किसी ने, आई डोंट थिंक हम में से किसी ने ऐसे सोचा होगा कि वो जेल में लैंड अप करेगा, बिकॉज हम लोग एक कोट अनकोट ह्यूमन राइट्स लोगों के लिए काम कर रहे थे, हर कोई तो, और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में था, ऐसा कुछ अनलॉफुल कुछ हम लोग कर नहीं रहे थे, तो किसी को नहीं लगेगा कि इसकी वजह से कोई किसी को जेल में डालेगा। लेकिन ऐसा अगर अब दौर आ गया है कि अभी तो जो रूलिंग जुंटा है वो किसी को भी उठा के, सड़क पे भी उठा के, उनको अगर नहीं लगा कि इसने जेल में ही रहना है तो उठा के पटक सकते हैं वहाँ पे। तो आज का कानून, आज की व्यवस्था इस तरह की है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और हमें एक तरह से अच्छा भी लगता है कि चलो लोगों के सामने हमारा उदाहरण पेश किया, उनका अपना प्लान था कि व्हाई अस ओनली, उसके आंसर्स आएंगे बाद में, लेकिन एक तरह से ठीक है कि हम अगुवाई कर रहे थे लोगों के हितों की, और हमको ही जेल में डाला, वो अच्छा ही हुआ एक तरह से। पर्सनल लेवल पे ठीक है, बहुत शौक सा होता है, और क्योंकि ऑल सेड एंड डन, जो मेरे जो बैकग्राउंड है, सारा कुछ है, उससे मुझे कोई पुलिस या उस तरह से ट्रीट करेगा या ह्यूमिलिएशन के दौर से जाना पड़ेगा, हमने कतई सपने में भी नहीं सोचा। डिसेंट और डेमोक्रेसी कैसे आज की तारीख में 2024 में आप देख रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल सीन चेंज हुआ है, ये कोई राहत की संकेत देता है? कैसे आप इन दोनों चीज़ों को आज 2024 में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब देखते हैं आप? देखिए, मैंने शुरू से जो यहाँ का सिस्टम है उसको डेमोक्रेसी माना ही नहीं, उसको मैंने प्लूटोक्रेसी माना। जिसके हाथ में पैसा है वो कर सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे एक नाम के वास्ते या रेटोरिकली इसको डेमोक्रेसी हम मानते चले आए, मैंने कभी नहीं माना। अभी उस दौर में, जब कांग्रेस के दौर में 2014 तक, ऑन देयर आफ्टर देयर इज़ अ फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस ये है कि जो बीजेपी है वो एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है, उनकी एक आइडियोलॉजी रही है, और सारे कुछ गैंगअप हो गए उसी आइडियोलॉजी को ये करने के लिए, तो उनमें एक कोहरेंस है। कांग्रेस था वो एक्सपीडियंटली करते थे, वही करते थे लेकिन एक्सपीडियंटली करते थे, उनमें वो कोहरेंस नहीं था। तो लोगों के दृष्टिकोण से अगर जाना जाए तो इस तरह के पार्टी जो लिबरल राइट लॉ, इसको जो एसिमिलेशन या जो मध्यम मार्ग अपनाते हैं जो, हाँ, कुछ है इस तरह का मिक्सचर, लोगों के लिए ठीक होता है कि उसमें कुछ सारी आशाएं मर नहीं जाती हैं। लेकिन ये माहौल में इनकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और वो मड रेसलर की तरह भिड़ जाते हैं अपने जो एनिमीज़ है उनको डिफीट करने के लिए। तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको उनको एरी में माने या ना माने, लेकिन वो अगर मानते हैं तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो यही बात है। तो दैट इज़ अ डेंजरस फेज। जहाँ तक 24 आप अगर 24 के इलेक्शन में जो लोगों को यूफोरिक लगा कि हाँ कुछ बदल गया है, अभी जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे, तो मैं थोड़ा ठहर के लिखता हूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि लिखना चाहिए, क्योंकि सारे ही लोग यूफोरिक एंड इस तरह बोल रहे थे कि अभी जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो मैंने ये लिखा कि मोदी 3.0 विल बी मोर डेंजरस देन व्हाट वाज प्रीवियसली डन।
एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग आल्सो। इसकी ठोस वजह हैं? ठोस वजह यही है कि जो उनको दूसरी बात मालूम नहीं है, उन लोगों को दूसरी बातें मालूम नहीं, तो जो करना करते रहे हैं उनको वही विश्वास है कि इसी कर उसमें ही कुछ खामियां होगी, इसलिए हम हार गए इलेक्शन, तो और वही जोर से करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन लास्ट में कि कई लोग बोलते हैं कि भाई अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि फाइनली मोदी जी को भी दोनों के आगे झुकना पड़ता है और बिना उनका नाम लिए काम नहीं चलता। तो ये जो लोग बोलते हैं इस बार भी कॉन्स्टिट्यूशन, संगोल युग में भी कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर के बारे में तो बोला मैंने कि सारे रूलिंग क्लासेस पार्टी, देयर इज नो पार्टी हु कैन डेयर टू इग्नोर अम्बेडकर, क्योंकि उनको दलितों के वोट चाहिए। अम्बेडकर की खासियत वही है कि अम्बेडकर एक फलक्रम है, दुनिया में एक ही फलक्रम है, इतिहास में कोई दूसरा आदमी नहीं है। इस वजह से अम्बेडकर को हर एक रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी और जो भी पार्टी है, ऑल पार्टीज आर रूलिंग पार्टीज, तो उन्होंने अपने तरह से अम्बेडकर को अपनाया है। तो किसी को हिम्मत नहीं है कि अम्बेडकर के बारे में अम्बेडकर को इग्नोर करें। वो यहाँ आएंगे तो वो चैत्य भूमि में जाके मत्था पड़ेंगे तो घुटने टेकेंगे, हम भी नहीं टेक सकते हैं कि बहुत सी वजह से, लेकिन वो घुटने टेकेंगे ज़रूर, चाहे दर्द हो जाए बाद में। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन तो एक भूल भुलैया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दलितों में ये फंसाया गया है, और बाबा साहब के हाथों ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखवाया गया, वो मैंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने अपना रैशनल दिया है। एंड बाद में उसके आगे जाकर उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया एंड ऑल दैट। तो बाबा साहब का एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होना वो बहुत बड़ा ज़रूरी था, उसको एक लॉन्जिविटी देता था। अदरवाइज़ कांग्रेस भी जानते थे कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी जा सकती जो लोगों के हितों में हो। तो वो कांग्रेस एक कैपिटलिस्ट और जो लैंडलॉर्ड से मंजे हुए उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दूसरी हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही लिखी गई जो आज के दौर में लिखी गई। वो लोग बहुत दुहाई देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वगैरह वगैरह, और उस टाइम का एक इथोस था कि ये सारी प्रोग्रेसिव बातें हर एक देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाई है, तो हमारे भी इसमें है। अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, लेकिन जैसे बाबा साहब ने खुद ही कहा है कि अगर हमने किसी राइट दिया है तो उसको लेने का भी जरिया रखा है, तो उसका भी एस्केप रूट कॉन्स्टिट्यूशन में है, और वो एस्केप रूट अहम होता है उसकी कंपैरिजन में कि जो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन फिर भी आयरनी देखिए कि 2024 में कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल फोकस बना, कम से कम उत्तर भारत के राज्यों में जो चुनाव हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, और दलितों और मार्जिनलाइज्ड का एक जो सेंटिमेंट है इस बात से गया कि अब हिंदू राष्ट्र आ जाएगा और हमारा संविधान चला जाएगा, हमारी आरक्षण चला जाएगा। तो ये एक दूसरे सेंटिमेंट में तब्दील होता दिखाई देता है पॉलिटिकली। नहीं, ये ज़रूर पॉजिटिव बात थी, बिकॉज ऐसे लग रहा था, और ये भी एक क्या बोलते हैं बहुत शालो सोच है अपोजिशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कब का म्यूटिलेट कर दिया है। सेक्युलरिज्म तो ख़त्म ही हो गया है, अभी कोई भी हर एक मुझे ये एक नया नॉर्मल हो गया है कि आप टीका लगाओ, आप हाथ को जनेऊ धारण रस्सियाँ बांधो, या हिंदुत्व की जय श्री राम बोलो खुलेआम, या जाति की बात करो खुलेआम। ये तो एक नया नॉर्मल बन गया है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की म्यूटिलेशन है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को कब का उन्होंने अभी उनको क्या चेंज करना था, कहीं मैंने लिखा भी था, इसके बारे में भी लिखा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखी नहीं जा सकती है जो कि रूलिंग क्लासेस के हित में हो। वो रहेगा ज़रूर, और यही रहेगा कि बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है जब तक बाबा साहब का इम्पोर्टेंस है और दलित वोटों का इम्पोर्टेंस है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर बदलेगा, ये लोग उनको कुछ स्ट्रक्चर है जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, स्टेट का स्ट्रक्चर है, उसमें उनको बदलाव चाहिए।
आरएसएस की आइडियोलॉजी रही है एक फ्लैग, एक नेता, एक राष्ट्र। वो जो बातें हैं और जो हिंदू संस्कृति का जो उनका अपना गाना है वो ज़रूर लाएंगे उस स्ट्रक्चर में। जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तौर पे उन्होंने एक नेता वो निर्णय लेगा, बाकी के लोग फॉलो करेंगे, या दूसरा होगा उस जैसे क्या बोलते हैं संत महात्मा लोग होते हैं, उसने का पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के टाइम लाए थे उनको ना, वो हाँ, मंडली सारे लोग लाए आए थे संगोल लेके तो उनका शायद जो राज्यसभा का वगैरह स्ट्रक्चर है कहीं ऐसे दोहरे स्थान पे कि वो एक एडवाइजरी बॉडी साधु संतों का होगा, या जो बुजुर्ग लोग हुए हैं उनको इलेक्शन में चुन के आने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह के लोग। उसने काफ़ी कुछ बाकी की बातें तो की है, वो सेक्युलरिज्म निकाले ना निकाले प्रियम्बल से उसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्चुअली मैं आई हैव बीन कॉलिंग इट अ प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में अमीरों का राज। तो शुरू से ही लेकर वो वैसे रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ठीक है, किसी वजह से अगर लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ जो मुहिम थी मैं उसको सपोर्ट करता था उस कॉन्टेक्स्ट में कि बीजेपी को चाहे किसी भी तरह हो, अगर अपोज करना है या उनको डिसलॉज करना है पावर से तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबॉलिकली यूज़ कर सकते हैं, करें, लोग करें उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बात करने के लिए।